नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। इंदौर बीआरटीएस जो कभी शहर वासियों के लिए जरूरी हुआ करता था, वो आज बदलते वक्त के साथ मुसीबत बन गया है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है और कोर्ट ने भी ये बड़ा फैसला किया है और बीआरटीएस को तोड़ा जा रहा है। इंदौर के 11.5 किलोमीटर का ये बीआरटीएस को तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि 300 करोड़ की लागत से बनाया गया यह बीआरटीएस तोड़ने में 15 करोड़ रुपए का खर्च लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आखिर बीआरटीएस तोड़ा क्यों जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है बीजेपी से डॉक्टर वाणी आहूवालिया जी मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस से पवन पटेल मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साधना न्यूज के मध्य प्रदेश से न्यूज हेड पवन दीक्षित जी मेरे साथ मौजूद है। दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पर मैं शुरुआत करूंगी बीजेपी की प्रवक्ता से। मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर वाणी से। डॉक्टर वाणी, मुझे बताइए कि आखिर बीआरटीएस को बनाने में इतना खर्च किया गया और उसके बाद इसको तोड़ा क्यों जा रहा है? क्या है इसके पीछे के कारण? डॉक्टर वाणी। शायद डॉक्टर वाणी को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं पवन पटेल के पास जाऊंगी। पवन जी, कांग्रेस भी इस पे लगातार टिप्पणी कर रही है। अब कह रही है कि पहले बनाया गया, अब तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये जरूरी भी था, चूंकि देखा जाए तो जनता इससे परेशान थी। ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम होता था। ट्रैफिक की वजह से सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए इस निर्णय में। देखिए, जनता की परेशानी से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। ये अच्छी तरह से बात को समझ लीजिए आप, और हर व्यक्ति समझ गया है, आम जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को आम जनता की परेशानी से दूसरे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले के पीछे उनकी साजिश रहती है। सबका साथ, भाजपा का विकास, मैं मेरी पार्टी मेरा कार्यकर्ता की फिलॉसफी पे काम करने वाले लोग हैं। हम ये कहते हैं कि आज बड़ा निर्णय लिया, मोहन जी ने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके तहत बड़ा कड़ा निर्णय लिया जो पेपरों में हो रही है। भाई, इसके पहले ये निर्णय बनाने का किसने लिया था? इन्हीं की सरकार थी ना। मैं कहता हूं कि जनता के खून पसीने की कमाई 360 करोड़ रुपए इन्होंने फूंक डाला। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश आज निकाला कि भाई उसको तोड़ देना चाहिए, उस पर सुनवाई हुई, तो ये भी जवाबदेही निर्धारित होना चाहिए कौन से वो इंजीनियर थे, कौन से वो विधायक थे, कौन सा वो शासन था, कौन से वो मंत्री थे उस डिपार्टमेंट के जिनके निगरानी में इसको बनाने का प्रावधान किया गया है। कम से कम उनकी सीआर में एक पॉइंट तो लिखना चाहिए कि गलत निर्णय लेते हैं कि यहाँ भोपाल का भी बीआरटीएस तोड़ा गया। इस टाइप के अधिकारियों के ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए। अधिकारी के ऊपर कम से कम उनके नाम सामने आना चाहिए कि ये इतने इस टाइप की डिग्री के लोग शासन में बैठे हैं जो जनता के खून पसीने की कमाई को इस टाइप से बर्बाद करते हैं। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। उस समय जब टेंडर मिला होगा 360 करोड़ रुपए में बना, उस समय पता नहीं कितने लोगों ने खाया होगा। अब उसको तोड़ेंगे तो फिर पता नहीं कितने लोग खाएंगे उसमें। जनता के रोज आज के पेपर में तो 6000 करोड़ फिर ले लिया। अभी दूसरा महीना सरकार का नहीं बीता है और 17,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुकी है मध्य प्रदेश सरकार ने। टोटल 3.75 लाख करोड़ का कर्जा। तो पवन जी, आप कांग्रेस बार बार एक बात करती है, कर्जा ले चुकी है, लेकिन शहर के विकास के लिए आवश्यक भी तो था। ये शहर के विकास के लिए इसकी आवश्यकता थी या नहीं थी कर्ज की? अगर कर्ज की आवश्यकता थी तो शहर का विकास भी तो लगातार इसमें हो रहा था ना। जनता ने मत दिया मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को, उन्होंने विकास किया। सरकार को आपको इतनी परेशानी क्यों है इन सब चीजों से? मुझे ये समझ में कांग्रेस बार बार टिप्पणी क्यों करती है इस बात पे कि कर्ज ले लिया है, विकास नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ कर्ज नजर आ रहा है। करने का प्रयास करती है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारी को वहां मोबिलाइज करने का काम करती है। ठीक है। न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी भी मेरे साथ मौजूद है। पंकज जी, आपने सुना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये कर्ज ले रही है सरकार, और अभी बात मेरी चल रही है बीआरटीएस पे। लेकिन सवाल ये है पंकज जी कि अगर बीआरटीएस को तोड़ा गया तो क्या इसके पहले ट्रैफिक समस्या को नहीं देखा गया था? सीएम ने जब इस पे हस्तक्षेप किया तभी इसको क्यों तोड़ा गया? क्या इसके पहले जनता की ये आम समस्या नहीं थी? चौराहे को छोटा करेंगे, फिर उसमें जनता की राहत के पीछे अगर ये कर रहे हैं तो वो सोच तो बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके पीछे जो षड्यंत्र है, इनकी साजिश है, जो भारतीय जनता पार्टी को जिसमें महारत हासिल है,
वो प्रश्न चिन्ह का विषय है, वो गलत है। कि कुछ न कुछ ऐसी नजरिए कायम करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। मेरा निवेदन है कि भाई जो अधिकारी लोगों ने उस समय इसको अप्रूव किया था, हरी झंडी दिखाई थी, उन अधिकारियों के ऊपर भी किसी न किसी तरह कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में नजीर कायम हो सके। गलत कोई ऐसा स्टेटमेंट या हमारे प्रोजेक्ट को ऐसे अप्रूव कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी। ठीक है, पंकज दीक्षित जी न्यूज हेड मेरे साथ मौजूद है। पंकज जी, सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर सीएम के हस्तक्षेप के बाद ही इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया गया? क्या इसके पहले आम जनता को परेशानी नहीं हो रही थी? पंकज जी, शायद पंकज जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि बीआरटीएस जो कभी शहरवासियों के लिए वाकई बहुत जरूरी हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है। पंकज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेघा जी, शायद आवाज का कहीं समस्या, लेकिन हाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि आप मुझसे सवाल कर रही हैं। देखिए मेघा जी, सबसे बड़ा तो मसला ये है कि आज से लगभग 12 साल, बल्कि ये कहा जाए कि 13 साल पहले बीआरटीएस का एक प्रोजेक्ट आया गया। और मुझे याद है उस वक्त आकाश त्रिपाठी इंदौर में कलेक्टर थे, जिनसे लगातार उस वक्त हमारी बातचीत हुई, कई शोज उनके साथ में बीआरटीएस को लेकर हमने किए। और उनके अनुसार बीआरटीएस एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो वाकई आम आदमी, वो व्यक्ति जिसके पास में व्हीकल नहीं है, वो स्टूडेंट जो बाहर से आकर इंदौर में आकर पढ़ रहे होते हैं, या भोपाल की अगर बात करें वो पढ़ रहे होते हैं, ऐसे परिवार जिनके पास में, और ये भी सच है कि आज हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका उसके पास में टू व्हीलर भी नहीं है, साइकिल भी कई लोगों को मुहैया नहीं हो पाती है, उन लोगों को ध्यान में रख के एक ऐसी विश्व स्तरीय सेवा लागू की जाए जिससे उन लोगों को सुविधा मिले और कम समय में वो अपना काम कर पाए। इसी को लेकर बीआरटीएस प्रोजेक्ट लाया गया। और जहां तक मुझे याद है उस वक्त विश्व बैंक का अपना जो एक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने का एक प्रोजेक्ट होता है, उसके तहत एक बड़ा अमाउंट पूरे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। मध्य प्रदेश को भी एक वो अमाउंट मिलना था। तो उस वक्त के जो एनालिटिक लोग थे जिन्होंने इसका एनालिसिस किया था, उन्होंने कहा था कि बड़ा पैसा जो है उसको लेने के लिए बीआरटीएस का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। बहरहाल इसका उद्देश्य बहुत अच्छा था। उस वक्त जब 2012 में इस प्रोजेक्ट पर बात चल रही थी, तब ये उद्देश्य था कि लगभग इस वक्त शुरुआत में 30 से 35 हजार लोग, इंदौर की मैं बात कर रहा हूँ, 30 से 35 हजार लोग जो है वो इस बस में आवागमन इसका उपयोग करेंगे, और वो उनकी जो आवागमन है वो सहज होगा। और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 70 से 75 हजार किया जाएगा। अगर हम वर्तमान की बात करें तो इस वक्त लगभग 60-65 हजार लोग इंदौर में यात्रा करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स, जब हम बस में खुद यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि जो बाहर से गर्ल्स आई हुई हैं, बॉयज आए हुए हैं, ऐसे परिवार जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उस यात्रा, वो ऐसी बस में बैठकर जो है वो यात्रा करते हैं, और बहुत कम समय में इंदौर का एक छोर है सत्यसाई, और वहां से यदि पलासिया पहुंचना है या उसके नौलखा पहुंचना है या भोरकुआ पहुंचना है, तो मात्र 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में वो पहुंच जाते हैं। उनके लिए तो बहुत सहज है। लेकिन सवाल ये उठा कि जो आसपास की जो लोग हैं, जो बाकी सड़क पर चल रहे हैं, वो लगभग 5 से 7 लाख लोग होते हैं जो हर दिन इस एपी रोड पर आवागमन करते हैं। लंबे समय से वो परेशान होते रहे, ट्रैफिक जाम होता रहा, और बार बार उस वक्त एक हमारे यहाँ के समाज सेवी हैं इंदौर के किशोर कोटवानी, जिन्होंने कोर्ट में गए थे और उन्होंने उसका बड़ा पुरजोर भी विरोध किया था। कई और समाज सेवी थे जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था कि बीआरटीएस जो है वो आम आदमी के हित में नहीं है। लाखों लोग रोज परेशान होते हैं सिर्फ उनके लिए, 50-60 लोगों के लिए जो बस में यात्रा करते हैं। तो ये तो बहुत ऑब्वियस था कि बीआरटीएस की वैसी उपयोगिता नहीं थी। बहुत पहले इस पर निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, अब लोगों को इसकी राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह कि देखिए, बड़ी अच्छी बात कहें या इस पर विडंबना कहें कि मुख्यमंत्री खुद इस पर संज्ञान लेते हैं, वो खुद घोषणा करते हैं कि बीआरटीएस छोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद में जो कोर्ट के अंदर मामला लंबित है उस पर फास्ट ट्रैक में काम होता है और निर्णय आता है कि बीआरटीएस हटा दिया जाए। तो सवाल वाकई ये बहुत लाजमी है कि जब पहले बनाया गया था, वाकई लगभग 2 से 3 साल लगे थे बनने में, वो लोग जो परेशान हुए, जो हजारों करोड़ों रुपया जो है पैसा, 350 करोड़ के लगभग आसपास का खर्च हुआ, वो पैसा जो खर्च हुआ उसका भुगतान कैसे होगा। बड़ी अगर हम बॉटम पर अगर इस पर हम आए तो इस वक्त लोगों को राहत है। और अब जब बीआरटीएस की रेलिंग टूट रही है, बसें तो लगातार चलती रहेंगी, लोग उस पर यात्रा करते रहेंगे, लेकिन जो बस में यात्रा कर रहे हैं उनका समय जरूर दोगुना हो जाएगा। जो 10 मिनट लग रहे थे उसे वो 20 मिनट में पहुंचेंगे, लेकिन जो आसपास के लोग थे उन्हें ट्रैफिक से राहत मिलेगी। ठीक है, डॉक्टर वाणी मेरे साथ कनेक्ट हो गई है। डॉक्टर वाणी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी। मुझे आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर वाणी, आप मुझे सुन पा रही हैं? डॉक्टर वाणी, मेरा सवाल यह है कि सरकार ने ये निर्णय सिर्फ इसलिए लिया था ताकि सुविधा हो सके। अहलुवालिया मैम को आवाज नहीं आ पा रही है मेघा जी। डॉक्टर वाणी, मेरे को मेघा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर वाणी, अभी आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद डॉक्टर वाणी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार मैं पीसीआर से कहूंगी कि एक बार फिर से कनेक्ट करें। यदि कोई प्रश्न है मेरे लिए तो मैं सुन नहीं पा रही हूँ। जी, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर वाणी? जी, मैं कन्वे कर देता हूँ मेघा जी का सवाल आपके लिए। सवाल यही है कि जो प्रश्न उठाया था, कांग्रेस का भी अपना पक्ष है कि उस वक्त हजारों करोड़ रुपया जो है वो खर्च कर दिया गया और लोग परेशान होते रहे। इतने समय के बाद में आखिर निर्णय क्यों लिया गया? सबसे पहले तो साधना न्यूज चैनल के दर्शकों को नमस्कार करूंगी और पंकज जी, पवन जी, मेघा जी, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, चिंतन, मंथन और भविष्य की नीति के ऊपर कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब पहले तो मैं उत्तर के पहले हिस्से में पवन जी की मैं जो प्रश्न है, जो उनको मिथ्या है, वो मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। ये भूल रहे हैं, राजस्थान में गहलोत जी ने क्या किया था, अपने ही कार्यकाल में बनाया और तोड़ा। महाराष्ट्र में भी चौहान जी ने, इन्हीं के हैं शायद, कांग्रेस के ही नेता, बनाया और तोड़ा। और दिल्ली में तो विडंबना थी, इन्होंने बनाया और इनके केजरीवाल जो साथीगण हैं उन्होंने तोड़ा। तो हम 12 वर्ष के बाद जो ये निर्णय ले रहे हैं, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है। शहर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, शहर में जो विस्तार हो रहा है, जो गाड़ियों की भी संख्या बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से डेवलपमेंट का भी विस्तार हो रहा है, उसके तहत जरूरत है कि ठीक है, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर वाणी आपने कि गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, शहर का विस्तार हो रहा है, इसलिए आप इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन सवाल तो यह भी उठता है ना डॉक्टर वाणी कि अभी ये निर्णय क्यों लिया गया? शहर की समस्याएं तो लंबे समय करके ये निर्णय लिया है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो संवेदनशील है ही। सरकार के साथ साथ वो जनता की जो जरूरतें हैं, जो देखिए, एक पथ होता है हमारे विकास के कार्यों का और दूसरा मत होता है जनता की जरूरतों का। तो ये दोनों चीजों का अगर हम समीकरण देखें तो ये उन्होंने समय लेते हुए ये उत्तम निर्णय लिया है। कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और भविष्य के लिए मुझे लगता है कि आज हमें चिंता है कि आवाजावन में जो बस का उपयोग करते हैं शायद उनका समय डबल हो जाएगा, परंतु जैसे जैसे ये सड़कों के निर्माण की जो जाल है वो सुदृढ़ होगी, फ्लाईओवर्स बनेंगे और नए विकल्प निकलेंगे तो उसमें ईज हो जाएगा। ये भी विस्तार की योजना हमें और सहूलियत देगी भविष्य में, क्योंकि एक चीज बहुत अहम है इस पूरी बीआरटीएस के उपयोग में कि बीआरटीएस रैपिड एक पथ तो था कि उसका संचालन बहुत फास्ट होता था, परंतु लगभग 33% सड़क का हिस्सा उसमें उपयोग होता था और बाकी का जो ट्रैफिक है वो डिप्लॉय होता था और वो वहां ट्रैफिक जैम्स होते थे। तो जब शहर का विकास होता है, शहर के विकास की नीतियों के ऊपर मंथन होता है, तो बहुत बिंदुओं पर हमें ध्यान रखना पड़ता है और चर्चा करनी पड़ती है और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर संगीन हमें टिप्पणी दी है, मार्गदर्शन दिया है और उसके अनुकूल हम भी अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर वाणी, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर वाणी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी पवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी भाजपा की विडंबना यह है कि जो भी करेंगे कांग्रेस को आइडियल मान के करेंगे। हम कहते हैं कांग्रेस ने राजस्थान में बीआरटीएस तोड़ा इसलिए बीआरटीएस तोड़ी, कभी अपना जवाब नहीं देंगे। अगर कांग्रेस ने, आप बोलते थे कितने दिन तक गड़बड़ किया, आप जवाब कहोगे तो अपनी बात नहीं करेंगे। ये ऐसी बात करेंगे जैसे शिवराज सिंह चौहान दूसरी पार्टी के हो, मोहन यादव जी भाजपा के हैं। इनका बोलना हमेशा ही रहता है। अभी वाणी जी कितने अच्छे से बोल रही है कि पवन जी, नम्रता पूर्वक निवेदन है कि मेरी बात सुन लीजिए। आपसे बहुत छोटा हो, मौका दीजिए हम लोग को आगे। निवेदन तो मेरा भी है, तथ्यों के बात करिए। आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग आगे बढ़े, संघर्ष करें, देश को गढ़ने का काम करें।
तो और दूसरा इन्होंने क्या किया, देखिए अभी परिवार वाणिज्य ने कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके हिसाब से बढ़ रही है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बजट भी बढ़ेगा। अभी जब बजट की बात आती है इतना बजट कर दिया, अरे जनसंख्या बढ़ रही तो आपने बजट बड़ा कर दिया, कोई बहुत बड़ी तुर्रम खानी नहीं की आपने। अब ये देखिए कि मोहन जी आज ही के पेपर में था कि शिवराज सरकार में खरीदी गई 500 संजीवनी की भी जांच कराएंगे। मतलब ये अपनी सरकार के खिलाफ पड़े, अपनी जो पहले उस समय सेटिंग से खरीदा जाता था उसी की जांच कराएंगे। इनको बड़ी चिंता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ी सी चिंता कर लीजिए। जो बतौलेबाजी की थी आपने कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसकी चिंता कर लीजिए। जो रोज कर्जा लेते जा रहे हैं ना, उसकी चिंता करिए। जो कर्जे के दलदल पे इस प्रदेश को धकेलते जा रहे हैं, उसकी चिंता भी करिए। 3000 लाडली बहना को जो झूठ आपने बोला था, उसकी भी चिंता करिए। किसान ठीक है, ये चैनल पर बात करते हैं ठीक है। पवन जी ऐसे नहीं चल पाएगा। सत्ता की इतनी लालसा अच्छा नहीं होता है कि हर चीज में हम झूठ बोले, हर चीज में झूठ बोले, पुरानी बातों को पूरा नहीं करें, नए नए जुमले लेकर के आ जाए। जितनी बातें किया था, इतने अगर संवेदनशील होते आप, लोगों की इतनी चिंता होती। सब जगह बैठे हैं लोग, कोई चयनित शिक्षक बैठा है, कहीं ओबीसी का बैठा है, कहीं उसको सैलरी नहीं मिल रही, कहीं छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, उसकी चिंता करिए। युवा का जो आज बेरोजगार है, पवन जी सुन लीजिए। पवन जी थोड़ा सा सुन लीजिए प्लीज। पवन जी 3000 की चिंता कब होगी? इस देश का कर्जा कम करने की चिंता कब होगी? वो चिंता आपको नहीं होगी। इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है आपकी कार्य पद्धति क्या है, आपका दोहरा चरित्र क्या है, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में आप कांग्रेस की बात करते हो, लानत है आपके पास कि आज भी आपको अपने बताने के लिए काम नहीं है आपके पास कि आज अपने कहा भी कांग्रेस का रोना रो रही। कम से कम आपको मेरी आवाज आ रही है, कम से कम आज की बात तो करिए ना, आज की बात तो करिए। वो एंकर हमें बोलेंगे जब रुकना होगा, आप मत चिंता करिए। आपने ये बोला कि जनता जानती है, जनता चिंता करती है, इसलिए तो दिल्ली में खाता नहीं खोल पाए आप लोग, क्योंकि झूठ और ये फरेब परोसने का जो काम है आप लोग बंद नहीं कर रहे। मैं दोनों प्रवक्ता से निवेदन करूंगी डिबेट को डाइवर्ट न करें प्लीज। पवन जी और वाणी जी मेरी आवाज आ रही है आप दोनों को? पवन जी और वाणी जी मेरी आवाज आ रही है आप दोनों को? पवन जी, तेलंगाना में आपके किसानों ने आत्महत्या क्यों की है? आप ये बताइए। महाराष्ट्र इलेक्शन आप क्यों हारे? आप ये बताइए। पंकज जी मुझे लगता है डिबेट को डाइवर्ट किया जा रहा है। हम फिर से उसी मुद्दे पर आएंगे, बीआरटीएस वाले मुद्दे पर। हमारा मुद्दा ये कि आखिर बीआरटीएस क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या अंतर हो रहा है? पैनल पे बोलने आ जाते हैं जी, ये विषयांतर हो रहा है चूंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की बात। पवन जी एक सवाल। पवन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पवन जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही, मेरे पास आवाज आ रही है। जी पवन जी एक सवाल मेरा आपसे है। देखिए आपका स्टैंड क्या है बीआरटीएस की? अगर आप बात करें जो विषय था, आप बीआरटीएस को लेकर आपका स्टैंड क्या था? क्या उसे तोड़ना चाहिए था या एज इट इज रखना चाहिए था? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी पवन जी, पहले बनाना ही नहीं चाहिए। बीआरटीएस हम कहते हैं कि अगर आप जनता की बात कर रहे हैं, बसेस हम कहते हैं ओवरब्रिज बना के उसके कई सारे अल्टरनेट रूट तोड़े जा सकते थे। बीआरटीएस वैसे हमारे पास जगह नहीं है, रोड इतनी कम चौड़ी है, उसमें भी बीआरटीएस बना करके आपने और गड़बड़ किया। मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, वो भी विपक्ष का प्राणी ही हूँ। हम कहते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी सैलरी लेते हैं, जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, उनका दिमाग कहाँ गया था भैया? वो कम से कम मैनेज करते हैं ना उस चीज को। तो मेरा तो निवेदन ये है कि बड़ा स्वागत योग्य काम है, तोड़वा रहे हो, लेकिन कम से कम वो 360 करोड़ जो आम जनता के खून पसीने की कमाई आपने लिया, आपने कर्जा लेकर के जो इस देश को एकदम बड़ा उठा रहे हो, रोज कर्जा ले रहे हो, उसकी भी तो जवाबदेही निर्धारित करो भैया कि कौन सा वो अधिकारी था, उसने अपने कार्यकाल में कितने काम किए होंगे। ठीक है जी, ये आपका नहीं, इस बात से तो हमने भी इत्तेफाक रखा कि वो जो हजारों करोड़ खर्च हुआ है उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल पवन जी ये भी उठता है कि एक वक्त आपका भी कमलनाथ जी की भी सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार भी थी, उस वक्त उसने बीआरटीएस पर कोई स्टैंड नहीं लिया। 15 महीने की सरकार थी उस वक्त। क्या आपको लगता है कि 15 महीने की 15 साल की थी? हम तो 15 महीने सुन के लग रहा 15 साल की सरकार थी। 15 महीने में क्या चमत्कार कर दी? ये डर गए कि अगर 5 साल कमलनाथ जी को काम कर लेने देंगे हो सकता था।
स्टैंड तो हो सकता है ना। ट्रांसफर इंडस्ट्री में इतने मसरूफ थे कि ये विकास के कार्यों में कैसे ध्यान देते। और मुझे लगता है पवन जी पहले ऐसे कांग्रेसी प्रवक्ता हैं जिन्होंने अपने केंद्र के बड़े नेता गहलोत जी, चौहान जी और शीला दीक्षित जी की आलोचना एक स्टेटमेंट में कर दी है। तो ये पहले ऐसे प्रवक्ता है जो शायद कांग्रेस भ्रष्ट निकम्मे। अरे भ्रष्ट निकम्मे तो आप लोग हो। अजीत पवार का 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला वॉशिंग मशीन से धोके कैसे चमत्कार हो गया बताओ ना, उसका जवाब नहीं दे पाओगे आप। कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली इस प्रदेश की गरीब जनता को दिया है। 27 उन्होंने तो शराब की नीति में होम डिलीवरी शराब की भी सोची थी। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया आपके मंत्री कमल पटेल सदन में एक्सेप्ट किए हैं। ये काम किया 15 महीना में। झूठे वादे किए भाजपा की अजब स्ट्रेटेजी है। अभी हमसे पूछा था बाड़ी जी ने 27% आरक्षण ओबीसी के साथी को दिया और नियम बनाया, जिसके लिए आप लोग रो रहे हो, जिसका श्रेय लेना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद भी 13% पद बहाल नहीं कर रहे हो। ये झूठ और फरेब आपका अचीवमेंट क्या है? 27% किसानों की बात किया था, किसानों के दुगनी करने की बात की थी आपने। आधे किसान आधे होते जा रहे हैं। रखी थी पवन जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी की किसान हितैषी सरकार है। आप लोग को किसानों से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए, 2 पंजों को जोड़ के। आपको किसानों को हित आपने कभी नहीं सोचा। किसानों आपके राज में शहीद किया है, की राजनीति की है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बहुत प्रयास की है। 750 किसान जो शहीद हुए उनसे माफी मांगिए आप। किसानों क्या है दुगनी करने का झूठ बोला, माफी मांगिए आप। ऐसा कोई नहीं है जिसको अपने बहुत हुई महंगाई के बाद अब की बार झूठों की सरकार महंगाई कब कर दी? माफी मांगिए पूरे प्रदेश से, पूरे शायद वास्तविकता में नहीं रहते आप। कांग्रेस हार चुकी है 6 वर्तमान के इलेक्शंस में और लेकिन अपमान उसी की राजनीति। पंकज जी, वाणी जी से मेरा एक सवाल है, शायद उन तक मेरी डायरेक्ट आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वाणी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्यों अपनी पार्टी में शामिल कराते हो? क्यों उनको बड़ी अच्छी है? क्यों पवन जी आलूवालिया जी, हमारी आपने बोला एंकर आपसे कुछ, मेघा जी आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। युक्त भाजपा हो गई, ये आपका अचीवमेंट है। कांग्रेस के दम पे आपकी सरकार चल रही है। पंकज जी के पास जाना चाहूंगी एक बार फिर से। पवन जी, मैं अनुरोध करती हूँ कि प्लीज थोड़ा सा समय एंकर को भी दीजिए, हमें भी सवाल करने का मौका दीजिए। पंकज जी, सवाल पूछिएगा, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है कि साधना न्यूज लगातार इस बात पर कवरेज कर रहा था कि जो बीआरटीएस में बसें संचालित हो रही थी उसमें आज तक कैश पेमेंट क्यों लिया जा रहा है? क्यों? सरकार तो चूंकि लगातार डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है, कह रही है ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए। साधना न्यूज लगातार इस पर कवरेज कर रहा था, लगातार प्रशासन तक ये खबर पहुंचा रहा था, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज भी कैश पेमेंट लिया जाता है, इससे कई स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? बीआरटीएस तो तोड़ दिए गए, लेकिन बसों में जो बसें संचालित हो रही है उसमें स्टूडेंट्स को जो परेशानी आ रही है, लोगों को जो परेशानी आ रही है, उस पर भी तो आपको काम करना होगा ना। बताइए जी। मेरा प्रश्न, मेरे लिए प्रश्न है। जी वाणी जी, वाणी जी, जो भी इनका जो इंदौर की जो नगर की संचालन की समिति होगी, जो इसके संचालन के विषय में जो नियम और कायदे बनाते हैं, यहाँ पर क्यों उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट्स की है या उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। परंतु ये मैं आश्वस्त करती हूँ कि जो सरकार के नुमाइंदे वहां फैसले लेते हैं, जो भविष्य की नीतियां तय होती हैं, डेफिनेटली यूपीआई को उसमें शामिल करने के लिए ये लोग भी संकल्पित होंगे। और इसके लिए क्यों नहीं किया है वहां पर, इसकी जानकारी अभी विशेष मेरे पास नहीं है।
नहीं, अगर कैश ले रहे हैं तो गलत है ना, नहीं लेना चाहिए, इतना तो बता दीजिए कि हाँ कैश में नहीं लेना चाहिए, इतना तो आप मानती हैं ना। मतलब अगर आप टिकट खरीदते हैं तो आपको टिकट हाथ में मिलता है ना? नहीं मैडम, टिकट तो हाथ में मिलता है, लेकिन जो सरकार जिस तरीके से लगातार डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है, इस पर विशेष रूप से काम होना चाहिए। इंदौर एक बड़ा क्षेत्र है, कम से कम 1 लाख लोग उस बस में सफर करते हैं। इस पे स्टेटमेंट नहीं है, टिकट के लिए कैश लिया जाता है। मुझे लगता है आप उसमें संशोधन करके बोलिए, क्योंकि हाँ बिल्कुल, टिकट के लिए कैश लिया जाए, इसको ऑनलाइन के माध्यम से किया जाए, वो एक सुविधा है जो जनता को मिलनी चाहिए। आप आश्वस्त कर रही है कि अब अगली बार जनता को मिलेगी। जी ये बात बिल्कुल सही है कि आज इस वक्त पूरी दुनिया जो है डिजिटाइजेशन की बात कर रही है, और हम मुझे लगता है हर आम आदमी इसके पास मोबाइल है, वो पेमेंट जो है आजकल लोग पर्स रखना भूल गए हैं, उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर उसे बीआरटीएस की बस में, आई बस में चलना है तो उससे अपनी जेब में जो है कैश डालना पड़ता है। आप 10 रुपए भी आप यदि आप कहीं पे करना है तो आप मोबाइल से स्कैन करके क्यूआर से आप कर सकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, इंदौर जैसे शहर में जो है ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसको हम पर मैं पंकज जी इसमें एक और टिप्पणी जरूर ऐड करूंगी मेघा जी, कि पूरे विश्व में ये यूपीआई पेमेंट और ऑनलाइन जो मोड है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है, और इसके जो निर्माता है वो मोदी सरकार है कोविड के टाइम पर। और कांग्रेस ने ही बहुत आलोचना की थी जब हमने इसे ऑनलाइन मोड डिजिटल पेमेंट्स के रूप में चालू किया था, क्योंकि राजीव गांधी का ये खुद का बोलना था कि जब वो अनुदान देते थे, 1 रुपया देते थे, 25 पैसा पहुंचता था। और अब जो हमारी जो सरकार है, जो चाहे डिजिटल कलेक्शंस करती हो या डिजिटल मोड से जो इनकी योजनाओं के लाभ पहुंचाती है, तो 100% असरदार है। और हमारी यूपीआई पेमेंट्स का असर सब्जी वाले से, एक जूता रिपेयर करने वाले से, और आम रेहड़ी वाले तक को इसका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, इससे बिल्कुल सहमति भी रखते हैं कि ये होना भी चाहिए। बढ़ते हुए भारत की ओर ये कदम बहुत अच्छा है। लेकिन आप आश्वस्त कर दीजिए आज साधना न्यूज के इस डिबेट में कि जिस तरीके से हम लोग लगातार इस खबर को चला रहे थे, तो अब से जब आपके संज्ञान में ये मामला आया है तो आप इस पर भी बात करेंगे, पेमेंट अब ऑनलाइन होंगे। बिल्कुल मेघा जी, आपने जो जनहित के लिए एक मुहिम की है और जिस चर्चा को आप लोग लगातार उठा रहे हैं, उसके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित होगा, और डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको कुछ सकारात्मक उपाय मिलेंगे। ठीक है, मैं पंकज जी के पास जाना चाहूंगी। पंकज जी, सवाल तो ये भी खड़ा होता है, जब साधना न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची थी और बीआरटीएस हटाया जा रहा था और जब ये बात की जा रही थी, तो कुछ लोगों का मत था कि चूंकि अभी जो ये बसें चलती है वो निरंजनपुर से राजीव गांधी तक चलती है 11.5 किलोमीटर, उसमें हम जल्दी पहुंच जाते थे, 10 मिनट में हम लोग पहुंच जाते थे जहां हमको पहुंचना होता था। लेकिन अब चूंकि बीआरटीएस हटा दिया गया है तो इसके लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति भी वही बनी रहेगी, जाम लगेगा, जितनी जल्दी हम पहुंच पा रहे थे शायद उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। कई लोग इससे सहमति भी नहीं रख रहे हैं। देखिए, अब वो वाली बात है कि कहीं सहमति होती है, कहीं असहमति होती है निश्चित रूप से, लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि बड़ा वर्ग जो है वो कहाँ प्रभावित हो रहा है। अभी तक पिछले अगर हम 13 सालों से बात करें तो एक बड़ा वर्ग 5 से 7 लाख लोग जो है वो लगभग रोज परेशान होते रहे। हर शाम सुबह की अगर हम बात करें तो 11 से लेकर 1 बजे तक जब लोग अपने ऑफिस में की तरफ जाते हैं, रुख करते हैं, तब जाम लगता था। खासतौर पर विजयनगर चौराहा जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर जाम लगता था। इलायची का चौराहा है वहां लगता था, पलासिया पर जाम लगता था। शाम को वही स्थिति जो है 4 से 6 के बीच में, 4 साढ़े 6 के बीच में वो स्थिति बनती, अभी भी बन रही, क्योंकि अभी तो तोड़ना शुरू ही हुआ है उन जालियों को, उन रेलिंग को। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग का ध्यान रखा जाना चाहिए था, जो अभी तक ध्यान नहीं रखा गया और लोग परेशान होते रहे। इसका काफी, लेकिन एक टाइम बाद आम आदमी ने स्वीकार कर लिया था कि चलिए अब ये बीआरटीएस तो हटना नहीं है, अब हमें ऐसे ही परेशान होना है। लेकिन अंततः उस पर संज्ञान लिया गया। देर आयत दुरुस्त आयत, हमने पहले भी कहा है, देर आयत दुरुस्त आयत। अंततः अब वो रेलिंग हट रही है। हाँ, लेकिन अब इसका नुकसान जो होगा वो उन लोगों को जरूर होगा जो आई बस में सफर कर रहे होते हैं और जिन्हें बहुत जल्दी पहुंचना है। तो अब उन्हें अपने घर से 20 मिनट पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब लगभग सब समय जो है दोगुना होने वाला है।
क्योंकि एक ही सड़क पर जो है बीआरटीएस की बसें भी चलेंगी, आई बस भी चलेंगी और कारें भी चल रही होंगी, बाइक्स भी चल रही होंगी और जो दूसरे वाहन है वो भी चल रहे होंगे। तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन लोगों को भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो लगभग 60-70 हजार लोग परेशान होंगे, लेकिन बाकी के जो 5 से 7 लाख लोग हैं उन्हें जरूर इस वक्त राहत मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हमें इस बहस पे नहीं जाना चाहिए कि अब उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि भविष्य में आ सकता है उनके लिए कोई एक रास्ता निकाला जाए और पुल बनाने की बात की जा रही है, जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हें चौड़ा करने की बात की जा रही है। बहरहाल इसमें कितना समय लगेगा ये अलग मसला है, लेकिन जैसे ही रेलिंग टूटती है तो काफी लोगों को इससे राहत मिल जाएगी और जो बड़े जाम होते थे शहर में अब वो जाम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। मैं पवन जी के पास जाना चाहूंगी। पवन जी, आपने सुना कि किस तरीके से पंकज जी ने भी ये बात कही कि वाकई ये आम आदमी के लिए राहत की बात है ना, ये तो अच्छी बात है, ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इंदौर में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बनी हुई थी और मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है, स्वागत करना चाहिए आपको इस निर्णय का, लेकिन कांग्रेस हमेशा हमलावर नजर आती है। नहीं, ये हम तो अभी खुला बोल रहे हैं कि आम जनता के हित में बिना किसी छल कपट के कोई भी निर्णय ले भारतीय जनता पार्टी के साथ में, लेकिन इनकी सोच के बताने का प्रयास कर रहे हैं ना कि इनके इस तरह निर्णय पशु जो उस पर जांच हो रही है, यहाँ ये जांच हो रही, वहां वो जांच हो रही, हम इसकी बात कर इनके इंटेंशन की बात कर रहे हैं कि इनका इंटेंशन मेरी पार्टी मेरा कार्यकर्ता सिर्फ भाजपा के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा बड़ा विज्ञापन करने के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारा मतलब ये है, हम तो कह रहे हैं जनता का, हम कहते 2 करोड़ रोजगार दे दे तो हम थोड़ी चिल्लाते, अगर 2 करोड़ रोजगार दे देते तो हम दोनों हाथों से गले लगाते भाजपा के लोगों को ना, लेकिन दे तो 3000 रुपए बोला था लाडली बहनों को, दे, हम सबसे पहले व्यक्ति होंगे कि हम गले लगाएंगे, हम बड़ा तो झंडा लेकर के स्वागत न करें तो कहिएगा, दे 3000 रुपए लाडली बहना को, जिस दिन देंगे मैं कहूंगा, मैं स्वागत करूंगा कि बहुत बढ़िया है, 3000 दिया और आगे बढ़ाइए, किसानों को दे, मैं एमएसपी की गारंटी दे, मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा। मैं तो अभी भी बोल रहा हूं कि जनता के हित से बिना किसी छल कपट के काम करे। स्वागत है कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर देश को गढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, लेकिन इनका इंटेंशन ये नहीं रहता, इनका इरादा ही नहीं रहता। ये जवाहरलाल नेहरू जी की बात करेंगे, ये राजस्थान की बात करने लगे, अब मैं यहाँ की बात करूं तो राजस्थान पहुंच गए, हम प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर नहीं देंगे, 2 प्रश्न हमसे कर देंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी, उस परिपाटी को बदलना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के देश को बढ़ने का प्रयास करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, कर्जा लेकर के नहीं बढ़ेगा कि बहुत अच्छी बात पवन पटेल जी ने कही कि पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करेंगे तभी देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।